हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेपी सर केमिस्ट्री में। आज आपको हम वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे बैक पेपर हो चाहे रेगुलर पेपर हो, सभी में आने की संभावना प्रबल रहती है। अगर आप 60 क्वेश्चन कर लेते हैं तो पास होने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो देखिए, कम से कम 12-13 क्वेश्चन आपको बता देंगे जो 60 क्वेश्चन आते हैं। आप लोग याद कर लीजिए, हो सकता है आपको परीक्षा में आ जाए। इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो पास आराम से हो जाएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में लुब्रिकेंट जैसे आता है, थ्योरेटिकल पूरा है, उसको पढ़ लेंगे कि क्या एडवांटेज है, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो आज हम केवल इतने क्वेश्चन बताने 13 क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं। आराम से आप लोग देख लीजिए। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पहला क्वेश्चन है ये। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज 88 Ra226 R। कितना यहाँ पर प्रोटॉन होगा और कितना न्यूट्रॉन होगा। ये रेडियम है और ये 88 एटॉमिक नंबर है और 226 आपका मास नंबर है। ठीक है भाई, आप जानते हैं कि मास नंबर जो होता है, मास नंबर होता है ये ऊपर जो लिखा रहता है, एटॉमिक नंबर ये होता है जो नीचे लिखा रहता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, प्रोटॉनों की संख्या निकालते हैं। आप जानते हैं कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उस एलिमेंट्स में प्रोटॉनों की संख्या होती है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 88 है, तो रेडियम का प्रोटॉन कितना हो जाएगा, रेडियम में 88 रहेगा ध्यान। प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन बराबर किसके होते हैं, एटॉमिक नंबर के। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उस एलिमेंट में प्रोटॉन होते हैं। तो एलिमेंट एटॉमिक नंबर कितना 88 है, तो इसमें प्रोटॉन 88 होंगे। अब न्यूट्रॉन निकालते हैं। न्यूट्रॉन बराबर होता है, ये फार्मूला याद रखना, न्यूट्रॉन बराबर होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर में क्या कम करते हैं, एटॉमिक नंबर अगर कम कर देते हैं तो आपका निकल आएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। अब इसमें कितने हैं, 226 मास नंबर इसका है, तो 226 में से आप 88 कम कर दीजिए, उतना ही आपका आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 226 में कम कर दिया आपने तो 16 और 1 बचा है यहाँ पर 1 21, और 21 में 8 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 13, 138। ठीक है, कैलकुलेशन सही करना, उतना ही आपका आंसर आ जाएगा जाके। तो 226 था, 88 कम कर दिए तो 138 अगर आ रहा है तो वही आपका एटॉमिक नंबर, सॉरी न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो कितना हो गया 138। ये संख्या गलत हो तो आप ये फार्मूला याद रखिए, आप इस फार्मूला की सहायता से निकालेंगे तो गलती कभी भी होने की संभावना नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आया 1 16, 16 में से 8 बचा, और यहाँ बचा 1 21 हो गए, 21 में 8 कम कर दिए, कितने हो जाएंगे 13, तो 138 इसका हो जाएगा जाके आपका न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है भाई, तो अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो मास नंबर में एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन दूसरा है, कॉपर सल्फेट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बेसल्स ऑफ मेड इन जिंक। कि जिंक की बनी हुई बेसल्स में कॉपर सल्फेट को स्टोर क्यों नहीं किया जा सकता है, क्या कारण है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कारण ऐसा होता है कि कॉपर जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपका कहाँ रखा होता है, जिंक के ऊपर रखा होता है, और जिंक के ऊपर रखा हुआ वो अधिक एक्टिव होता है। अगर जिंक की बनी हुई वेसल्स में कॉपर सल्फेट को रख देंगे तो ये क्या कर देगा, कॉपर सल्फेट का सलूशन बना देगा, जिससे ये स्टोर नहीं किया जा सकता है। क्या कारण होगा जाके, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, कॉपर जिंक के ऊपर रखा होता है, जिसके कारण कॉपर अधिक एक्टिव मेटल होता है।
जो जिंक सॉल्यूशन से जिंक को अवक्षेपित कर देगा। इसी कारण कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक वेसल्स में स्टोर नहीं किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ sp3। कोई भी पूछ सकता है परीक्षा में, sp पूछ दे, sp2 पूछ दे, sp3 पूछ दे, तो आपको देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक S एक P है, इसका मतलब दो मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी sp के लिए क्या होगा, BeCl कर दे, BeCl2, BeCl2, और इसमें क्या हो जाएगा, CH4 एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। अगर sp2 होता तो BF3 आप कर सकते थे। ये sp2 के लिए है, ये sp3 के लिए है, और ये sp के लिए होता है एग्जाम्पल। अब देखिए बताया गया है, खाली जगह दी गई है, इज ए सॉलिड लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट आप जानते हैं कि वे पदार्थ होते हैं जो दो विपरीत दिशाओं में चलने वाली धातुओं के बीच में सेक्रीफाइस लेयर बनाकर उनके घर्षण को कम कर देता है, लुब्रिकेंट कहलाता है। तो इसमें ठोस पूछा गया है। ठोस क्या है, आपका ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो होता है वह सॉलिड लुब्रिकेंट होता है। अब ये आपका दिया गया चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन ये है आपका कि दिया गया है, राइट IUPAC नेम ऑफ CH3, CHOH, CH3 और ग्लिसरॉल का। दो का दिया गया है आपका, एक दिया गया है स्ट्रक्चर दिया गया है, एक में नाम दिया गया है। आपको बताना ये है कि इसमें कितने IPAC होगा। अब जैसे ये दिया गया है CH3, ध्यान से देखिए परीक्षा में आ सकता है आपका, CH3, CHOH, CH3। तो ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल में कैसे करेंगे IPAC नाम, ठीक है। OH ग्रुप नंबर 1 नहीं है, नंबर 2 पे है, तो गिनती हम इधर से कर लें चाहे इधर से कर लें, क्योंकि OH ग्रुप नंबर 2 पर ही मिल रहा है। तो 1 2 3, ठीक है भाई। 3 कार्बन का अल्कोहल है, तो क्या हो जाएगा, 2 नंबर पर OH ग्रुप है, तो प्रोपेनॉल। अल्कोहल के लिए नॉल जोड़ेंगे, कितने नंबर पर, 2। तो इसका IPAC नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल 2। दूसरा दिया है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में झंझट हो गई जाके, क्योंकि इसका पहले स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही आप इसका IPAC नाम दे पाएंगे। तो ग्लिसरॉल का आप जानते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2OH, CHOH और CH2OH, ये ग्लिसरॉल का फार्मूला होता है। अब आप देख रहे हैं इसमें 3 अल्कोहल ग्रुप हैं और 3 कार्बन है, तो गिनती कहाँ से करें, जहाँ से चाहे आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो 1 2 3, और तीनों पर OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ध्यान से देखिए, 1 2 3, 3 बार जुड़ा है तो ट्राई, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और प्रोपेन से क्या करेंगे, ए हटाएंगे, ON जोड़ देंगे, तो IPAC नाम हो जाता है ग्लिसरॉल का। तो 1 2 3 ट्राई प्रोपेनॉल, ये ग्लिसरॉल का फार्मूला है, और ये इसका IUPAC नेम है। सबको याद रखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है परीक्षा में, और IPAC आपको बताएंगे जिससे आप आराम से कर पाएंगे। तो आपका यहाँ तक हो गया। फिर देखो ध्यान से, यही क्वेश्चन रिपीट किया गया है किस तरह से, इफ द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का मास नंबर W है, एंड द एटॉमिक नंबर An, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी किसी एलिमेंट का मास नंबर W दिया गया है और एटॉमिक नंबर क्या दिया गया, An दिया गया है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या पूछिए, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछिए। तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, अभी हमने फार्मूला बताया था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होता है मास नंबर, क्या कम करते हैं, मास नंबर में अगर एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आती है। मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, n बराबर W माइनस n। ये आपका जितना W होगा, जितना n होगा, माइनस कर लेंगे निकल आएगा। यहाँ पर जो दिया गया ना, तो ये हो जाएगा W माइनस 1। तो ये होगा जाएगा क्वेश्चन। फिर पूछा फॉर एजीमुथल क्वांटम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर इज L बराबर 3, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, कि अगर
एजीमुथल क्वांटम नंबर L बराबर 3 है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है भाई, आप जानते हैं कि L का मान कैसे निकालेंगे आप लोग, s ऑर्बिटल है तो L का मान कितना होता है 0, p है तो कितना हो जाएगा 1, d है तो कितना 2 और f है तो L बराबर 3। तो इसका मतलब क्या हुआ जाके इसमें f ऑर्बिटल आ रहा है। और f ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। लेकिन इसके लिए एक फार्मूला भी होता है कि अगर L बराबर 3 है, L बराबर 3 है तो कौन सा ऑर्बिटल होगा f ऑर्बिटल हो जाएगा, f ऑर्बिटल। और f ऑर्बिटल कितने होते हैं मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे निकालते हैं कि किसी ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए फार्मूला क्या था 2 × 2l + 1। अगर ये फार्मूला आपको याद है, l का मान याद है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे देखिए आपका क्या दिया है L बराबर 3 दिया गया है और पूछा गया है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी जाके, तो L का मान 3 दिया गया 2 × 2 3 + 1 निकाल दीजिए कितना हो जाएगा 6 + 1 यानी 2 × 7 कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अगर L का मान पता हो तो किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस फार्मूला द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस फार्मूला का नाम है 2 × 2l + 1। इसकी सहायता से किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। अब दिएगा राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है। तो फ्लोरीन का फार्मूला होता है F सिंबल, एटॉमिक नंबर 9 होता है। अगर एटॉमिक नंबर पता होगा तभी तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। कितना होगा 1s2 2s2 और जितने बचेंगे वो p में चले जाएंगे। 6 हो गए तो कितने बचे 3 बचे हुए हैं। 4 हो गए जाके 4 में कितना बचा 5 बचा हुआ है तो 5 हो गया 1s2 2s2 2p 5 होगा फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर। अब पूछा क्या राइट द मोनोमर्स ऑफ पीवीसी। तो पीवीसी है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है इसका पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है इसका पूरा नाम। अब मोनोमर्स पूछा गया है। मोनोमर्स मतलब होता है कि ऐसी यूनिट, ऐसी स्ट्रक्चरल यूनिट जिसकी लगातार पुनरावृत्ति करने से हाई मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड का निर्माण होता है जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। तो क्या होगा विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। अगर इसका हम कर दें पॉलीमराइजेशन, ये मोनोमर हो गया जाके तो क्या बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इधर Cl कहीं भी दे दो, इधर आपकी लगातार पुनरावृत्ति होती रहेगी तो ये PVC आपका निर्माण हो जाएगा। तो जिस स्ट्रक्चरल यूनिट से पॉलीमर का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं मोनोमर कहते हैं। फिर दिया गया नेम ऑफ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आप जानते ही हैं कि ऐसी प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर कठोर हो जाती है, जिसको पुनः मूल अवस्था में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। तो इसका एग्जाम्पल होता है बेकेलाइट, बेकेलाइट या यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन या मेलामाइन, वेरी इंपॉर्टेंट है, बेकेलाइट कर दो, मेलामाइन भी कर सकते हो, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी कर सकते हो इसका नाम। फिर दिया गया नेम ऑफ द, ये कौन सा है 11वां क्वेश्चन है, नेम ऑफ द सॉलिड फ्यूल। ठोस ईंधन क्या होते हैं। ईंधन को आपने डिफाइन किया था कि 2 प्रकार के होते हैं कि एक प्राइमरी फ्यूल होता है और एक सेकेंडरी फ्यूल होता है। फिर आपने इसको फिर डिवाइड किया था, ठीक है। तो ये सॉलिड पूछा गया, सॉलिड कौन होता है कोल आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है, सॉलिड फ्यूल है आपका, वुड भी हो सकता है, ठीक है भाई। तो कोल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड फ्यूल। फिर द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N/10 NaOH सोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा पूछ देते हैं अक्सर। अब इसमें देखिए NaOH दिया गया है,
NaOH आपको पता नहीं होता है, ठीक है भाई, डायरेक्ट पीएच इसकी नहीं निकाल सकते हैं, तो क्या करें हम, आप जानते हैं पीएच बराबर कितना होता है, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग एच कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, NaOH है, तो NaOH का जब आप लोग एब्रीविएशन करेंगे जाके तो क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव, तो इसमें H तो आ नहीं रहा है, OH आ रहा है, तो POH निकलेगा यहाँ पर, POH, तो POH बराबर कितना हो जाएगा, माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन, और OH आयन का मान कितना दिया गया है आपका, ठीक है भाई, OH आयन कितना दिया गया है, n/10 दिया गया है, तो 1/10 कर ले, 10 हो जाएगा, या आप इस तरह निकाल लें, OH आयन का कंसंट्रेशन सीधा निकाल दीजिए आप, OH आयन का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा आपका, दिया गया है n/10 दिया गया है, तो OH आयन कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा 10⁻1 कर लें, बराबर 10⁻−1, ठीक है। आप जानते हैं, इसका लॉग ले लीजिए आप आराम से, तो POH बराबर माइनस लॉग H आयन कंसंट्रेशन, तो आपका हो जाए OH आयन कंसंट्रेशन, तो ये हो जाएगा 1 निकल आएगा। और आप जानते हैं पीएच और पीओएच बराबर कितना होता है, पीएच और पीओएच बराबर होता है 14, तो पीएच बराबर कितना हो जाएगा 14-1 यानी 13 आ जाएगा इसका पीएच। तो पहले OH आयन कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, फिर आप पीएच और पीओएच फार्मूला होता है, इससे माइनस करके आप पीएच का मान निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये आ गया रिएक्शन ऑफ SnCl2 FeCl3 SnCl4, इसमें ऑक्सीडेशन कौन हो रहा है, किसका, रिडक्शन हो रहा है। तो आप जानते हैं जिसकी ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ेगी उसका ऑक्सीडेशन, और जिसकी ऑक्सीडेशन संख्या घटेगी उसका रिडक्शन होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, SnCl2 से SnCl4 में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ रही है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है भाई। जिसमें ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ेगी उसका ऑक्सीडेशन, और जिसकी ऑक्सीडेशन संख्या घटेगी उसका रिडक्शन होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो आने वाले पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग याद करें और इसको मनन करें।